We are very grateful that you are here, and I'm sure our students will benefit greatly from your talk, and we hope कि आगे भी आपसे contact रहेगा. Thank you very much. Please continue. Thank you, sir. Thank you. तो आप सबने कार्ल जैस्पर का नाम सुना होगा. एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर हैं और उनकी एक बुक मुझे पढ़ने को मिली, एन आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, और मुझे इस किताब ने बहुत ही प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है या होना चाहिए वो क्या है, और जब एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च जैसे एक सीरियस वर्क में एंगेज होता है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए या क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसके साथ, या वो खुद किस तरह से उस रिसर्च वर्क को लेता है या लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातों को जैस्पर ने उस बुक में डिस्कस किया है. तो मेरा जो प्रेजेंटेशन आज का रहेगा उसका मैक्सिमम पोर्शन मैं कार्ल जैस्पर की उस बुक से ही कोट करने की कोशिश करूंगी. और मेरा मानना है कि जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट आ जाते हैं. एक तो ये कि रिसर्च किया कैसे जाए, तो उसके लिए उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और दूसरा ये कि वो पूरा फ्रेमवर्क क्या होता है जिसके अंदर हमें रिसर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिसर्च है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी वैलिडिटी और सारी चीज़ें अच्छी बनी रहे, जिससे कि उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी हो. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाती हैं. तो आज का जो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन होने जा रहा है उसमें मैं मेथड से ज़्यादा मेथोडोलॉजी के विषय में बात करने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों से ठीक से कन्वे भी कर सकूं. तो जो टॉपिक मैंने आज के लिए लिया है वो है रीज़न फॉर रिसर्च क्वेस्ट फॉर नॉलेज. रीज़न फॉर रिसर्च क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भूल ही गए हैं कि रिसर्च आखिर हम करते क्यों हैं, क्योंकि रिसर्च कोई कैजुअल काम नहीं है, एक बहुत ही सीरियस और एक फॉर्मल वर्क है, और इसके पीछे का जो पूरा दर्शन है शोध कार्य में जब आप एंगेज होते हैं उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या होनी चाहिए, हम क्यों करते हैं रिसर्च, ये जानना बहुत ज़रूरी है. और एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके चाहे वो टेक्निक्स की बात हो या फिर उसका एथिकल एस्पेक्ट हो, वो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं. लेकिन पहले ये जानना समझना ज़रूरी है कि आखिर हम रिसर्च करते ही क्यों हैं. और मैंने यहाँ नीचे एक वो भी दिया हुआ है, क्वेस्ट फॉर नॉलेज. तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसको समझने की कोशिश हम लोग आज इसमें करेंगे. तो जो पहली स्लाइड है जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी. कई बार हम लोग ये दोनों शब्दों को एकदम एक जैसा ही यूज़ करने लगते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं, विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि मेथड्स और मेथोडोलॉजी ये इंटरचेंजेबल नहीं है. इन दोनों शब्दों का बारीक अंतर है और वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में लेते हैं तो कई बार हम एक तरह के कंफ्यूजन में और मिस इंटरप्रिटेशन में पड़ जाते हैं, और जो सही डिज़ाइनिंग होनी चाहिए कोई भी रिसर्च करने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. तो पहले हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि मेथड्स क्या हैं या मेथड्स क्या होते हैं और मेथोडोलॉजी क्या है. जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो वैसे तो आप लोगों ने अभी अपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क में बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए होंगे, जो फिलॉसफी में जिनको हम लोग गिनते हैं, मेथड ऑफ डाउट और फेनोमेनोलॉजी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म और एनालिटिक फिलॉसफी, इन सब के अपने स्पेसिफिक मेथड्स हैं. इंडियन फिलॉसफी में भी वो सारे मेथड्स हैं. उसके इतर हम उन मेथड्स को यहाँ फोकस कर रहे हैं जिससे प्रायः आज के समय में हम जब मानविकी के विषय के अंदर जब हम फिलॉसफी या लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में रिसर्च के अंदर एंगेज होते हैं तो हम जिन मेथड्स को यूज़ करते हैं वो क्या है. तो उसके अंदर तीन चीज़ें समझी जा सकती हैं. पहला तो वो टेक्निक जिसके सहारे से हम रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं. तो रिसर्च जो है वो केवल मानविकी या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में तो नहीं होता, प्योर साइंसेज में भी रिसर्च का काम होता है, सोशल साइंसेज में भी होता है, और हर जगह अलग अलग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है.
जैसे अगर आप सोशल साइंसेज में लें तो उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा डाटा कलेक्शन पे जाता है, किस तरह का डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर कैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं, उस पर उनका पूरा रिसर्च बेस्ड होता है। लेकिन हमारे आपके लिए जो मानविकी के विषयों में रिसर्च करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में करते हैं, फिलॉसफी और लिटरेचर और ये सारी चीज़ें, हमारे लिए जो मूल ग्रंथ या प्राइमरी सोर्सेज होती हैं, किताबें होती हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेथड्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, जो आजकल देखा जा रहा है कि कई बार लोग प्राइमरी सोर्सेस के नाम तक नहीं जानते और उनका शोध कार्य भी हो जाता है। तो हमें इस बात से थोड़ी वो समझना चाहिए कि जो पूरा का पूरा रिसर्च है, उसका जो सारा का सारा दारोमदार है, अगर आप फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत हद तक जो मूल किताबें हैं, मूल ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वैसे भी अगर हम ये मान के चलें कि आपका रिसर्च जो है वो 5 या 6 चैप्टर्स में आपने उसको डिवाइड किया है, शुरू के जो 2-3 चैप्टर्स होते हैं वो बेसिकली थोड़े डिस्क्रिप्टिव एलैबोरेटिव टाइप के होते हैं, जिसमें आप जो प्राइमरी सोर्सेज से, मूल ग्रंथों से जो कुछ आपने समझा है, सीखा है, उसको आप एक डिस्क्रिप्टिव ढंग से उसमें देते हैं और उसके ऊपर ही आपके आगे के चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सही ढंग से जो मूल ग्रंथ हैं या किताबें हैं उनको पढ़ें। ये ह्यूमैनिटीज़ में मेथड के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है अगर हम फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में हैं। दूसरा जो स्टेप मेथड में आता है वो है वो प्रोसेस जिसके जिसके थ्रू हम आगे के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आपने शुरू के 2nd 3rd चैप्टर तक एलैबोरेटिव ढंग से अपना सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस भी विषय पे आप काम कर रहे हैं उसको आपने इलैबोरेट कर लिया है, तो उसके आगे का तीसरा या जो चौथा चैप्टर होता है उसमें आप बेसिकली एनालाइजेशन का काम करते हैं, उसको एनालिटिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आप कई जगह उसमें बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनालाइजेशन का मतलब ही यही है कि जब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों को आप चिन्हित करते जाएं। जैसे अगर आप मान लीजिए गांधी जी के अहिंसा के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उसमें क्योंकि आप शुरू के 3 चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके होते हैं कि गांधी जी ने कहाँ पे क्या कहा है और बहुत सी चीज़ों का संकलन ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं, इसलिए आगे के चैप्टर्स में, और क्योंकि उससे रिलेटेड और भी लोगों को आप पढ़ते हैं या ये अपेक्षा की जाती है कि आप पढ़ें, तो आप बहुत जगहों पर ये आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि यहाँ पर गांधी जी के जो विचार हैं वो उनको आप किस तरह से किसी दूसरे विचारक के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं, उसके साथ वो बिल्कुल ही विरोधी ढंग से दिख रहा है या उसमें कुछ साम्यता दिख रही है, या कहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए, एनालाइज करते हुए आप आपकी थीसिस में आगे चीजें बढ़ती हैं। मेथड्स के अंदर उसके आगे का जो क्रम होता है उसमें हम इवैल्यूएशन का काम करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थीसिस, क्योंकि जो आपका आखिरी 5वां या 6ठा चैप्टर होता है वहां आप बेसिकली जो आपकी अपनी ही फाइंडिंग है, एनालाइज करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आप खुद जिस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं उसको आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप उसका इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, स्वयं उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे, तो फिर उसकी बहुत वैलिडिटी नहीं रह जाती है। तो समाज के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, या क्या जो फाइंडिंग आप जहां तक पहुंचे हैं उसका समाज के परिप्रेक्ष्य में कोई उसकी प्रासंगिकता बन रही है कि नहीं बन रही है, उसको कई तरीके से आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मेथड्स की बात करें तो सिंपली ये वो टैक्टिक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने रिसर्च वर्क में प्रोसीड करते हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में, प्योर साइंसेज में अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक व्यापक अवधारणा है जो मेथड, क्योंकि मेथोडोलॉजी के अंदर मेथड्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें मेथोडोलॉजी के अंदर समझना पड़ता है। सो जैस्पर का मानना है कि द साइंस ऑफ स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च इज और हाउ इट शुड बी डन साइंटिफिकली और लॉजिकली इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी वो है कि जब हम रिसर्च किस तरह से किया जाना चाहिए या किस तरह से किया जाता है साइंटिफिकली और लॉजिकली, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम रिसर्च के मेथड्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जब हम रिसर्च के पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं फिलोसॉफिकली,
तो आप उसको मेथोडोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि इट इज सेड दैट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ फिलोसॉफिकल एजम्पशंस एंड मेथड्स इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आप बहुत सारी बातों पे विचार करते हैं, क्योंकि आपका जो रिसर्च वर्क है वो हमेशा एक दार्शनिक एजम्पशन के साथ शुरू होता है। आप कुछ स्वीकार करके या दिमाग में एक अवधारणा को रखकर, एक आइडिया को रखकर, भले ही वो आइडिया कितना वेग क्यों ना हो, बहुत स्पष्ट ना भी हो, बहुत उसका लॉजिकल समझ में ना भी आ रहा हो, लेकिन किसी एक पॉइंट से आप एजम्पशन के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं, फिर उसके अनुरूप आप कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं और अपने रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम मेथोडोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो क्या टूल्स होने चाहिए, किस तरह से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए इसमें। So methodology is a way to systematically and rigorously approach a research problem so that our conclusions are more valid, reliable and credible. और ये बहुत जरूरी है, इसीलिए देखिए आज लगभग सभी विश्वविद्यालय इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है, इस पर हम लोग बात करें। क्योंकि जब तक आप रिसर्च करने के पीछे की फिलॉसफी को नहीं समझ जाते, या रिसर्च जिस तरह से आप करते हैं उसके पीछे वैसा आप क्यों उस तरह से करते हैं, उसके पूरे दर्शन को, उसके विज्ञान को आप जब तक नहीं समझ जाते, तब तक आप शायद बेहतर रिसर्च ना कर पाए। इसीलिए ये प्रयास विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है कि हम मेथोडोलॉजी को पढ़ें और समझें। और जब आप एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो ही आप अपने शोध में एक ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जो ज्यादा वैध होता है, जो ज्यादा रिलायबल है, जो विश्वसनीय है और जिसकी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि कोई भी जो शोध करने वाला व्यक्ति है वो ऐसा शोध नहीं करना चाहेगा कि उसके शोध की कोई क्रेडिबिलिटी ना बने, जिसे कोई महत्व ना मिले। तो उस क्रेडिबिलिटी और उसकी वैलिडिटी के लिए बड़ा जरूरी है कि आप मेथोडोलॉजी को समझें और उसके अनुरूप ही अपने शोध को आगे बढ़ाएं। प्रेजेंटेशन को अगर मैं कहूँ तो मैंने ये 3 शब्दों में मुझे उसको आगे लेकर चलना है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ ऑफ डूइंग रिसर्च। रिसर्च जो हम करते हैं तो क्यों करते हैं, रिसर्च है क्या, कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए। अब ये व्हाई, व्हाट एंड हाउ को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो मेरी जो समझ है उस हिसाब से व्हाई और व्हाट ये दर्शन का क्षेत्र है और हाउ ज्यादातर विज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब ये क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू रिसर्च, तो हम कहते हैं कि एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए रिसर्च करने का, एक लॉजिकल ढंग से हमें उसमें प्रोसीड करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में। तो ये सब साइंस की विशेषताएं हैं। और हाउ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कैसे, इनको ज्यादातर विज्ञान जो है वो इनको डील करता है। वाई और व्हाट नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिलोसफी के क्षेत्र के प्रश्न हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि मनुष्य का शरीर कैसे काम करता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र की चीज है कि विज्ञान बताता है कि मनुष्य के बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है चीजों की वो कैसे होती है। लेकिन मनुष्य का शरीर क्या है, क्या वो जड़ है या वो चेतन है, ये चेतना उसके बॉडी की विशेषता है या बॉडी में कोई सोल है, चेतना सोल की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो व्हाट से रिलेटेड है और वो फिलोसफी का क्षेत्र है। तो इसी तरह जब हम रिसर्च के ऊपर भी विचार करते हैं तो वहां ये तीनों प्रश्न बनते हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। मेरा मानना है कि हाउ टू डू रिसर्च ये विज्ञान हमें बताता है, क्योंकि विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड होना, प्रेजुडिसेस से फ्री होना। ये सब एक वैज्ञानिक तरीके का अप्रोच होता है जो हमें रखने की जरूरत है अगर हम रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इज रिसर्च एंड हाउ डू वी इंगेज इन रिसर्च, किस तरह से हम उसमें इंगेज होते हैं, कैसे होना चाहिए या क्या है रिसर्च, ये दर्शन का क्षेत्र है। तो मेरे प्रेजेंटेशन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो वाई और व्हाट से रिलेटेड है और मैं उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे आऊंगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये वाई, व्हाट एंड हाउ को डिस्कस करने के पहले हमें कुछ प्रायर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है और उसके बैकग्राउंड में ही हम रिसर्च को और ये वाई, व्हाट एंड हाउ को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने कार्ल जैस्पर की बुक से ही इसको लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, कैसे हम नॉलेज को एज एन एंड ट्रीट करते हैं अपनी लाइफ में, साइंस को क्यों डायरेक्शन की जरूरत होती है और साइंस और फिलोसफी का क्या रिलेशन है,
इन चीज़ों पर हम स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार होगा जिसमें हम रिसर्च के विषय में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. सो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, जैस्पर का मानना है कि यूनिवर्सिटी इज अ कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स हु आर एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ सीकिंग ट्रुथ. देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद विश्वविद्यालयों में पढ़ते और पढ़ाते हुए हम कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि विश्वविद्यालय कोई एक साधारण सी जगह नहीं है जहाँ कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों का समूह है जिसमें टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जो दे आर एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ सीकिंग ट्रुथ, जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं. ये सुनने में बहुत ही आदर्शात्मक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से विश्वविद्यालय के अस्तित्व का जो आधार है वो यही है. और इसीलिए विश्वविद्यालयों को एक एकेडमिक फ्रीडम दी जाती है. यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है. एकेडमिक फ्रीडम इज अ प्रिविलेज गिवन टू यूनिवर्सिटीज विच इंटेल्स द ऑब्लिगेशन टू टीच द ट्रुथ. ये एकेडमिक फ्रीडम इसलिए दी जाती है यूनिवर्सिटीज को क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण काम में लगे हैं, और वो महत्वपूर्ण काम है ट्रुथ को सीख करना, ट्रुथ को खोजना और उसे टीच करना, उसको ट्रांसमिट करना, आगे बच्चों तक पहुंचाना. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो विश्वविद्यालय की मूल संकल्पना को तैयार करता है. University is a special sort of school where the students are not merely given instructions, but they participate actively in research. From this, they acquire intellectual discipline, which will remain with them throughout their life. Ideally, in university, a student thinks independently, listens critically, and is responsible to himself. यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात जैस्पर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है विश्वविद्यालय जहाँ लोग एक्टिवली रिसर्च में इंगेज होते हैं. और कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ के मुझे ये लगा कि जैस्पर का मानना है कि विश्वविद्यालयों का सेकेंडरी काम है पढ़ाना, जो प्राइमरी काम है या होना चाहिए वो है रिसर्च. क्योंकि रिसर्च के थ्रू ही आप रिसर्च के प्रोसेस में ही आप बहुत कुछ सीखते हैं. ट्रुथ को खोजने के प्रोसेस में आप किसी न किसी लेवल तक पहुंचते हैं, और जब आप उस ज्ञान तक पहुंचते हैं तभी आप उसको आगे अपने स्टूडेंट्स को दे पाते हैं. तो पढ़ाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च है विश्वविद्यालयों में, ऐसा जैस्पर का मानना है. और इस रिसर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से ही स्टूडेंट्स के अंदर भी एक स्वतंत्र तरीके का चिंतन विकसित होता है. क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं वहां पे आप एक क्रिटिकल माइंड के साथ अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को, और आप स्वतंत्र ढंग से सोचने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. ही ऑल्सो लिसन्स क्रिटिकली. और फिर ऐसा व्यक्ति जो है जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, जो एक विश्वविद्यालय का छात्र है या छात्रा है, वो सुनता तो सबकी है, लेकिन वो एक क्रिटिकल लिसनर की तरह होता है. क्योंकि सब कुछ जो उसके कानों तक पहुंच रहा है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसको एनालाइज करके, उसको छान के, उसको समझ कर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन चीजों को धारण करता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू हिमसेल्फ. और साथ ही साथ एक विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी होता है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, वो एक क्रिटिकल लिसनर हो सकता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी होता है. और ये खूबियां उसके अंदर रिसर्च की वजह से या उस तरह का ओरिएंटेशन होने से धीरे धीरे डेवलप होती है. द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू प्रिपेयर फॉर करियर्स इन पब्लिक सर्विस which requires scientific ability and intellectual training. This is what Jasper has to say. उनका कहना है कि जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटीज का वो ये है कि आप बच्चों को करियर के लिए प्रिपेयर करिए, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करिए, बट द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव. सत्य की खोज जो है वो विश्वविद्यालय का पहला ऑब्जेक्टिव है. और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सत्य की खोज में लगे हैं, इसलिए आप विश्वविद्यालयों में हैं. तो आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो शोध के प्रति समर्पण है, वो उस लेवल से डिसाइड होना चाहिए. Despite of the great diversities and differences in subjects taught in university, the scholars remain united by a common scientific outlook. तो जैस्पर कहते हैं कि अगर विश्वविद्यालयों में तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज है जो उन सबको एक सूत्र में बांधती है, और वो है उनका साइंटिफिक आउटलुक. जब आप स्कूल लेवल पे होते हैं तो एक अलग बात होती है. जब आप विश्वविद्यालय में आप जब शोध के विद्यार्थी हैं,
उस वक्त आपका नजरिया जो है चीजों को लेकर बहुत ही वैज्ञानिक होना चाहिए। और वैज्ञानिक होने से मतलब है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो। आप अपनी भावनाओं में ना बहें। अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन तक पहुंचने से पहले आप भावनाओं में पढ़कर किसी तरह के निर्णय ना लें, या भावनाओं में आकर आप अपने शोध में आगे ना बढ़े, तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ ढंग से आप चीजों को लें, अनबायस्ड हो। किसी के भी फेवर में आप भले ही आपकी अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं चाहे जो हो, विश्वास चाहे जो हो, लेकिन आप जब अध्ययन में हैं, आप जब शोध कर रहे हैं, आप विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थी हैं, तो बायस्ड होना जो है वो एक शोध विद्यार्थी की खूबी नहीं है। अनबायस्ड होकर और बहुत ही ऑब्जेक्टिव ढंग से आपको अपनी स्टडीज को आगे उसको करना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस, किसी भी तरह की पूर्व मान्यता। ये तो दर्शन की ही विशेषता है, क्योंकि दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी तरह की पूर्व मान्यता को लेकर नहीं चलता। आप देखिए, अगर आपको रिसर्च के ऊपर काम करना है तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही उठता है कि रिसर्च क्या है। आप ये मान के चलते हैं कि आपको मालूम नहीं कि रिसर्च क्या है, तो आप कोई भी तरह की मान्यता के साथ अपनी शुरुआत नहीं करते। ये सारी चीजें जो हैं वो एक साइंटिफिक आउटलुक देती हैं, और कहीं ना कहीं यही एक फिलोसॉफिकल आउटलुक भी है चीजों को लेकर, जो विश्वविद्यालय के बच्चों में डेवलप होना चाहिए। सो जैस्पर कहते हैं कि रिसर्च इज द फोरमोस्ट कंसर्न ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड द सेकंड कंसर्न इज टीचिंग। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सेकंड पे वो टीचिंग को रखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट चीज है वो रिसर्च को मानते हैं। इतना ज्यादा महत्व दिया है उन्होंने। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सीधे सीधे उसका संबंध जो है वो ज्ञान से जुड़ जाता है, नॉलेज से जुड़ जाता है, क्योंकि जानने के लिए ही हम खोजना शुरू करते हैं, जानने के लिए ही हम अनुसंधान में संलग्न होते हैं। और ये जानने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य के अंदर एक साध्य के रूप में विद्यमान है। जैसे हम जानना इसलिए नहीं चाहते कि हमको वो जानकर कुछ और पाना है। जानना या नॉलेज गेन करना ये हमारे लिए मीन्स नहीं है, इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। तो हम जैसे कि जैस्पर कहते हैं कि मैन अलोन अमंग ऑल अदर बीइंग्स considers himself human only so long as he involves himself in the process of knowledge। वो मनुष्य इसीलिए है भी क्योंकि वो अपने आप को प्रोसेस ऑफ नॉलेज में इन्वॉल्व करता है, जानने की। भले ही वो शोध ना भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति विश्वविद्यालय में शोध ही कर रहा हो। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति के अंदर जानने की ललक होती है, और यही ललक उसे मनुष्य बनाती है। He alone is willing to face the consequences of his knowledge। और जानने के इस प्रोसेस में वो इतना डेडिकेटेड होता है मनुष्य कि वो उसके परिणामों की भी चिंता नहीं करता, लेकिन जानना चाहता है। और यही इंस्टिंक्ट जो है वो और भी अधिक एक फॉर्मल ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से आपके अंदर डेवलप की जाती है जब आप रिसर्च विश्वविद्यालयों में कर रहे होते हैं। वो जो एक इंस्टिंक्ट है सबके अंदर, जानने की इच्छा, उसको एक सिस्टमेटिक, एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से आप फॉलो करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर स्टडी करने के लिए। तो ये एक महत्व है जिसकी तरफ जैस्पर सबका ध्यान ले जाते हैं। साइंस नीड्स डायरेक्शन। जब हम जानने की बात करते हैं तो वहाँ विज्ञान का समावेश अपने आप हो जाता है, क्योंकि जानने की जो क्रिया है उसमें हमने बताया था कि एक वैज्ञानिकता, एक तार्किकता होनी चाहिए। लेकिन क्या विज्ञान सब कुछ जान लेने में सक्षम है? तो जैस्पर का मानना है कि ऐसा नहीं है। हालांकि विज्ञान जो है वो सब कुछ जान लेने की प्रक्रिया में लगातार संलग्न है, नई नई चीजों को जानने और समझने में लगा हुआ है, लेकिन उसे पता है कि वो कभी भी रियलिटी को एज अ होल शायद ग्रैस्प ना कर पाए। और इसीलिए फिलॉसफी के लिए इसको बन जाता है, क्योंकि फिलॉसफी चीजों को कभी भी बांट के या खंडित करके, जैसा कि विज्ञान का अप्रोच होता है, वैसे नहीं देखती। फिलॉसफी चीजों को एक कंप्लीट एक टोटलिटी में लेने की और समझने की कोशिश करती है। So no piece of knowledge can satisfy us. Tirelessly we keep on going, hoping to embrace the very universe through knowledge. Without reference to the whole of being, science loses its meaning. तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कि क्योंकि विज्ञान संपूर्णता में चीजों को नहीं देख पाता, ये विज्ञान की थोड़ी सीमा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका अर्थ जो है वो खो देता है। और इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक खोजों के बाद, बहुत सी वैज्ञानिक प्रगति के बाद
आज ये बात की जाती है कि किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये विज्ञान की उपलब्धियां अनंत हैं और वो मनुष्य की जो जानने की इच्छा है उससे ही हम उन उपलब्धियों तक पहुंच भी पा रहे हैं। लेकिन दिशा क्या है, क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। वो दिशा जो है वो विज्ञान अपने लिए निर्धारित नहीं कर सकता और यही उसकी सीमा है और यहीं पर फिलॉसफी का जो प्रवेश है वो एक आवश्यक चीज बन जाती है। और इसीलिए आप देखिए कि किसी भी विषय में आप शोध कर रहे हो, जब आप उसकी हाईएस्ट डिग्री, आप उसकी पीएचडी के लेवल की डिग्री आप जब पाते हैं तो वो फिलॉसफी के नाम पर दी जाती है। लोग ऐसा माना जाता है कि पीपल से दैट every subject in its highest summit enters into the realm of philosophy. कोई भी विषय हो जब वो अपनी उच्चतम सीमा में पहुंचता है तो वो दर्शन बन जाता है। और कई बार आप बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम ले लीजिए, वो वैज्ञानिक जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ या अपने अध्ययन के आगे के क्षेत्र में जाते जाते वो वैज्ञानिक से दार्शनिक बन जाते हैं। क्योंकि जब आप एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं अपने चिंतन में, तब फिर वो जो लेवल होता है वो चीजों को टोटलिटी में देखने का लेवल होता है और वो अप्रोच दर्शन का है, वो विज्ञान का अप्रोच नहीं है। इसलिए साइंस और फिलोसफी के रिलेशन को समझना भी जरूरी है। साइंस इज एबल टू एक्नॉलेज इट्स ओन लिमिट्स सिंस इट डज नॉट ग्रास्प द होल ऑफ ट्रुथ, इट लीव्स फिलोसफी endorses nor denies the value of philosophical findings. जैस्पर का मानना है कि विज्ञान जो है वो जानता है कि उसकी सीमा क्या है, वो जानता है कि वो ट्रुथ को संपूर्णता में ग्रास्प नहीं कर सकता, इसलिए ना तो वो फिलोसफी को प्रमोट करता है ना उसकी बातों को डिनाई करता है, लेकिन वो एक क्लोज वॉच रखता है फिलोसफी के ऊपर, जिससे कि हम बहुत ही इमेजिनरी ढंग की चीजों के साथ फिलोसफी में इन्वॉल्व ना हो। और ऐसा करना जो है वो शायद विज्ञान और दर्शन दोनों के ही हित में है। तो विज्ञान का ये संबंध है दर्शन के ऊपर कि वो उसकी बातों को रिफ्यूट नहीं करता। Philosophy also acknowledges science as indispensable to it. Philosophy never permits itself to ignore realities accessible to knowledge. और दूसरी तरफ जो दर्शन है वो भी साइंस को मानता है कि वो उससे अभिन्न है और विज्ञान ने जिन चीजों की खोज कर ली है, जहां तक विज्ञान पहुंच गया है, दर्शन कभी उसको डिनाई नहीं करता। क्योंकि विज्ञान जो है भले ही अपने विखंडित और सीमित अप्रोच के साथ उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो अप्रोच है बहुत ही विशुद्ध होता है, उसमें प्योरिटी है और फिलॉसफी उसको कभी भी इग्नोर नहीं करता। इस तरह से जैस्पर का मानना है कि जो एक पूरी विश्वविद्यालय की संकल्पना होती है, तो विश्वविद्यालय एक कल्चरल सेंटर है, एक प्रोफेशनल स्कूल है और सबसे ऊपर वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि रिसर्च में एंगेज होने के पहले हमारे पास ये एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि हम अगर विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय में होने का अर्थ क्या है, और ये चीज़ें मुझे लगता है कि जैस्पर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। अब ये प्रश्न आता है दैट व्हाई वी इंगेज इन रिसर्च, हम रिसर्च करते ही क्यों। हालांकि आज की तारीख में शायद ये प्रश्न बहुत ही धुंधला सा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, अब हम पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परामेंट है, शायद कहीं ना कहीं यही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिसर्च नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीजन है। तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि हम इंगेज क्यों होते हैं आखिर रिसर्च में, आइडियली हमें क्यों इंगेज होना चाहिए रिसर्च करने के लिए। So a student, when he comes to a university, he's coming here to study, and despite the apparent clarity of his task, the student is usually perplexed. Orientation lectures, practice sessions, and syllabi only partially help to overcome his difficulties. So he wants to find his way in the world of lectures and seminars. ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि जब एक बच्चा आता है विश्वविद्यालय में पढ़ने, तो उसको पता है कि वो यहाँ क्यों है, पढ़ने के लिए है, और वो बहुत सारे विषयों को पढ़ भी रहा होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर धीरे धीरे एक सब्जेक्ट पे आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर सुनने को मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, सिलेबस को अप्रोच करता है। अगर आप देखिए तो इन चीज़ों से उसकी समस्याओं का हल हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ें उसके अंदर एक उद्वेलन पैदा कर देती हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू फाइंड हिज वे इन दिस वर्ल्ड ऑफ लेक्चर्स एंड सेमिनार्स। और एक थोड़ा सा भी जो चिंतनशील बच्चा है, जो थोड़ा सा भी एक सीरियस सा स्कॉलर है,
वो इन डिफरेंट लेक्चर्स से, सेमिनार्स अटेंड करने से, बहुत सी बातों को सुनकर थोड़ा कहीं ना कहीं परप्लेक्स रहता है। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। मेरी परवरिश बहुत ही मेरी माताजी की वजह से एक बड़े धार्मिक माहौल में हुई है। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई और वहाँ मुझे मेरी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर विभा चतुर्वेदी मैम, उन्होंने फिलोसफी ऑफ रिलीजन ये जब पढ़ाया एमए में, और वो पढ़ने के बाद लगभग 2-2.5 महीने तक मैं डिस्टर्ब थी। और डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि मुझे उसमें पढ़ने के समझ में आया कि जिन भगवान के ऊपर हम लोग का इतना एक विश्वास है, बचपन से ही रहा है, वो हमारे अंदर एक स्थायी ढंग से बैठ चुकी है बात, उस भगवान को प्रूव करने के लिए तो कोई ऐसे ठोस आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, हम उसको प्रूव ही नहीं कर सकते। और ये चीज जो है उसने मुझे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि एक ऐसी चीज में हम विश्वास करते आ रहे हैं जिसको बौद्धिक ढंग से हम साबित नहीं कर सकते। और ये बात अगर हम शायद विश्वविद्यालय लेवल की शिक्षा में ना होते, इतने अच्छे प्रोफेसर से पढ़ ना रहे होते, तो शायद ये बातें हमारे अंदर ना आती। लेकिन विश्वविद्यालय की विशेषता ही यही है कि यहाँ आपको ज्ञान मिलता तो है, लेकिन वो ज्ञान कहीं ना कहीं आपको उद्वेलित कर देता है, क्योंकि आप एक वर्ल्ड व्यू, लाइफ को लेकर एक व्यू डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर। आप एक नजरिए से पूरी दुनिया को, जिंदगी को, जीवन को समझना चाहते हैं। और जब वो डाइवर्सिफाइड ढंग की चीजें आप सुनते हैं जो अपने आप में अलग अलग ढंग से सही हैं, तो आप उसमें अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की शिक्षा के दौरान ही हम ऐसी आइडियोलॉजीज, ऐसी मान्यताएं अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जो आगे चल के पूरी जिंदगी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है, जहाँ बहुत सी चीजों से हम रूबरू होते हैं और उसको सीखना और जानना चाहते हैं। सो जैस्पर कहते हैं कि द स्टूडेंट वांट्स टू अराइव एट ट्रुथ, ही वांट्स टू गेन अ क्लियर व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द पीपल, ही वांट्स टू एनकाउंटर फुलनेस इन इनफाइनाइट कॉस्मिक ऑर्डर। तो जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट लेक्चर्स और सुन के वो थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब भी रहता है, क्योंकि वो सत्य तक पहुंचना चाहता है। और इस सत्य तक पहुंचने की जो ललक है वो तो एक साधारण इंसान में भी होती है। फिर जब उस ललक को इतने सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं प्रोफेसर से और अपने टीचर से, तो फिर उसकी वो जो पिपासा है वो और भी ज्यादा बढ़ती है, या बढ़ जानी चाहिए अगर वो थोड़ा भी सीरियस स्टूडेंट है तो। क्योंकि फिर वो जीवन को लेकर, जगत को लेकर एक नजरिया बनाने की कोशिश करने लगता है, और जब उसमें दिक्कत आती है तो उसको परेशानी होती है। अब प्रश्न उठता है, तो ये सारी जो अभी हमने आपको बातें बताई, ये इससे ये डिसाइड होता है कि वो जो बच्चा जो एक नजरिया बनाने की कोशिश करता है, इस तरह के लोग ही जब रिसर्च में इंगेज होते हैं तो शायद वो बेहतर रिसर्च करने की दिशा में काम कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कुलबुलाहट होती है, वो कुछ जानना चाहते हैं सही अर्थों में। वो इसलिए रिसर्च में नहीं आते कि अब इस पढ़ाई के बाद उन्हें रिसर्च में जाना है इसलिए वो जा रहे, नहीं, वो जानने के लिए, खोजने के लिए उस चीज में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is research? So it is said कि research is a formal work undertaken systematically to increase the stock of knowledge and use of the stock of knowledge to devise new applications. ये एक ऐसी परिभाषा है जो प्योर साइंसेस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सभी में, अगर आप किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो उस पर लागू होती है। रिसर्च अपने आप में एक फॉर्मल वर्क है, ये कोई कैजुअल चीज नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो ठीक है आज इसको पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस वर्क है, एक फॉर्मल वर्क है, और इसीलिए इसको सिस्टमैटिकली अप्रोच करने की जरूरत होती है। इसमें मेथोडोलॉजी को फॉलो करने की जरूरत होती है। आप देखिए, जब आप अपनी एग्जाम्स क्लियर करके फिर अपने टीचर्स से मिलेंगे, रिसर्च में एनरोल्ड होंगे, तो टीचर्स आपको इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में काम करने के इच्छुक हैं, कहाँ आप किस तरह से आप उन चीजों को देख रहे हैं, कैसे आप अप्रोच करेंगे। तो एक विजन होना जरूरी है, एक मेथोडोलॉजिकल ढंग से आप रिसर्च को आगे बढ़ाएं, वो समझना और जानना जरूरी है, जिसमें आपके टीचर्स आपकी मदद करते हैं। और ये जब हम एक फॉर्मल वर्क को, रिसर्च एक फॉर्मल वर्क है, उसको हम सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हैं, जिससे कि हम स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। अब यहाँ स्टॉक ऑफ नॉलेज से क्या मतलब है? आप देखिए, जो सत्य है उसे तो आज तक ना विज्ञान जान पाया है और ना ही दर्शन जान पाया है।
जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसको खोजने में सभी लगे हैं, विज्ञान भी और दर्शन भी। सबके अपने तरीके हैं और सब उस दिशा में लगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब उस ट्रुथ और रियलिटी के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के लिए ये कहा जाता है कि उस रियलिटी को क्योंकि हम पूरी तरह जानते नहीं है, इसलिए हम उसको लेकर हमारे तरह तरह के विश्वास है और उन विश्वासों के आधार पर ही हमारा मैक्सिमम जीवन का काम चलता है। लेकिन जब हम उन विश्वासों को रिसर्च के थ्रू, खोज के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा जस्टिफाई कर लेते हैं, तो हम मानते हैं कि हमने ज्ञान में अभिवृद्धि की है। ठीक है, क्योंकि पूरी रियलिटी को तो अभी हम लोगों ने समझा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन रियलिटी को जानने के प्रोसेस में जो हमारा जस्टिफाइड बिलीफ होता है, वो नॉलेज की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो नॉलेज के स्टॉक को अगर बढ़ाना है, एक क्रूड ढंग से अगर कहें हम, तो एक नॉलेज के स्टॉक को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम सही ढंग के रिसर्च में एंगेज हुआ और रिसर्च करें, क्योंकि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी को लेकर जो हमारा ज्ञान है उसमें वो बढ़ोतरी करती हैं। तो रिसर्च इस तरह का एक फॉर्मल वर्क है जिसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिससे कि हम ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकें। इसके अलावा जैस्पर का ये मानना है कि विश्वविद्यालयों में जब टीचर्स और स्टूडेंट्स अनुसंधान में लगते हैं, तो उसके पीछे जो मुख्य मेन जो उसका मोटिव होता है उनका, वो यही है कि उनके अंदर जो एक बेसिक क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, ज्ञान पाने की जो खोज करने की जो एक ललक होती है, उसकी वजह से ही वो अनुसंधान में संलग्न होते हैं या होना चाहिए। क्योंकि आज के सिनारियों में तो ये बातें बहुत शायद आदर्शात्मक लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च करने का जो एसेंस है वो यही है। और इस स्पिरिट में अगर हम रिसर्च करते हैं तो ही हम कोई सार्थक ढंग का रिसर्च कर सकते हैं। So he says that for every advancement in knowledge, stubborn and diligent work is necessary, which involves three factors. अगर हम सच में अच्छा रिसर्च करना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें हैं और एक कठिन मेहनत है जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो एक हार्ड वर्क है कि हम एक पूरी मेहनत के साथ अपने रिसर्च को आगे लेकर चलें, क्योंकि उस हार्ड वर्क के साथ ही हम जो नेसेसरी मेथड्स हैं रिसर्च करने के लिए, जो आवश्यक टूल्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके या डेवलप करके हम रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, वो हार्ड वर्क से ही संभव है। लेकिन अगर हम ये कहें कि केवल हार्ड वर्क अगर हम कर रहे हैं और हम अच्छा रिसर्च कर लेंगे, तो ये भी सच नहीं है। कुछ लोग सालों साल रिसर्च करते हैं और शायद किसी बेहतर नतीजे या कंक्लूजन तक नहीं भी पहुंच पाते, क्योंकि उसमें मीनिंग मिसिंग होता है। मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मीनिंग आता कहाँ से है? रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत एक आइडिया के साथ होनी चाहिए। जो मैं कह रही थी कि जब आप अपने टीचर से मिलते हैं कि रिसर्च का सर टॉपिक डिसाइड करना है या मैम टॉपिक क्या रखें, तो प्रायः करके टीचर्स जो है बच्चों से ही ये जानना चाहते हैं कि वो क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है, कुछ ऐसी बात है जिससे वो जो उन्हें डिस्टर्ब करती है, जिसको वो और समझना चाहते हैं। भले ही वो चीज, और देखिए टीचर्स उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मतलब मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को चाहती हूँ कि उनके अंदर जो चीज है वो निकल कर सामने आए, कि वो उस क्षेत्र में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वो समझना चाहते हैं। तो फिर उस पे काम करना उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और उसमें शायद वो ज्यादा डिवोशन से काम कर पाते हैं। जैस्पर का मानना है कि वो आइडिया या वो एक स्टार्टिंग पॉइंट रिसर्चर के दिमाग में होना बहुत जरूरी है। भले ही वो कोई बहुत ही रैशनल टाइप का आइडिया ना भी हो, कुछ वेग सा हो, कुछ इंट्यूटिव सा ही हो, लेकिन वो होना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज है वही आपको लगातार प्रेरित करती है और काम करने के लिए, और उसी से उस वेग से, आइडिया से आप एक ज्यादा परफेक्ट आइडिया तक बढ़ते हैं और फिर वो आइडिया और ग्रो करता है और डेवलप करते हैं आप उसको, और आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक स्कॉलर रिसर्च में एंगेज होता है, उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता डेवलप होती है या होनी चाहिए कि वो आइसोलेटेड अकरेंसेस जो हैं या जो बिखरी हुई चीजें हैं, उनको वो एक संपूर्णता में देखने लग जाता है। जैसे अगर आप गांधी जी के अहिंसा पे काम कर रहे हैं, उन्होंने जहां जहां जो बातें कही हैं वो सब
हो सकता है वो बहुत जगहों पे वो कनेक्टेड ना भी लगे या बहुत जगह लगे भी, लेकिन आप जब रिसर्च की तरह उसको उसमें उसमें लगे हुए हैं, रिसर्च करने के लिए लगे हैं, तो आप उन आइसोलेटेड अक्रेंसेस को, उन बिखरी हुई चीजों को आप एक संपूर्णता में देखने लग जाते हैं। और ये चीज रिसर्च के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही चीज जो है आपकी खोज को दार्शनिक खोज बनाती है। दर्शन ही है जो, इस चीज को मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं और वहां 1 to 1 आप उस भीड़ भाड़ को फेस कर रहे हैं। ये जो लेवल है, ये ग्रेजुएशन का लेवल है, जहां आप अलग अलग चीजों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके साथ 1 to 1 उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उसी भीड़ में से निकल कर आप किसी छत पे चले जाएं और फिर उस भीड़ को देखें, वो जो काम है वो फिलॉसफी का काम है, क्योंकि अब आप एक ऊंचाई से उसी भीड़ को देख रहे होते हैं, उसी मैटर को आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक ऊंचाई से पढ़ रहे होते हैं, और अब आप एक बेहतर स्थिति में होते हैं कि आप एक ज्यादा अच्छा निर्णय दे सकिए। उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन वजहों से वो भीड़ हो रही है, क्या उसका मतलब वे आउट हो सकता है, ये सारी चीजें जब तक आप 1 to 1 उसको देख रहे हैं, आप एक बेहतर नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। तो रिसर्च करने में भी आपको उस ऊंचाई पे जाकर चीजों को देखने की बहुत जरूरत है, और जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आप एक कंप्लीट ओवरव्यू ले पाते हैं, एक टोटलिटी में, समग्रता में चीजों को समझने लग जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जल्दी जल्दी अब 2-3 स्लाइड से उसको खत्म करूंगी, क्योंकि अब टाइम शायद अब हो ही गया है। हाउ टू डू रिसर्च, देखिए इसमें जैस्पर बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि रिसर्च जो है वो प्रॉपर उसका एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग में सोच के और केवल दिमाग के लेवल पे ही सारा रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा शायद केवल मैथमेटिशियंस या लॉजिशियंस कर सकते हैं कि उनको बाहर से कुछ बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी विषयों में हमें बाहर से चीजों की सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए विश्वविद्यालय जो है, अच्छे विश्वविद्यालय वो होते हैं जो अच्छी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए जो साधन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्लिनिक्स प्रोवाइड करते हैं, जहां आप अपना, जिनकी मदद से आप अपना रिसर्च आगे अच्छे से बढ़ा सकें। लेकिन केवल इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, केवल किताब हमारे पास हो और हम उस किताब को पढ़ें और हम अच्छे रिसर्चर बन जाएं, वो भी नहीं है। माइंड का उसमें इंट्रिंसिकली अलाइव होना और एक्टिवली उसमें जगे रहना और उसको उस तरह से पढ़ना, ये भी बड़ा जरूरी है। तो किताबें तो रहें, और साथ ही आप उसको जब पढ़ें तो आप एक जगे हुए मन से पढ़ें उसको। आप केवल उस तरह से ना पढ़ें कि आपको ये पढ़कर और कहीं लिख देना है। उसको जब आप एक जागृत मन से पढ़ते हैं तो आप एक अंतर्दृष्टि उन चीजों के लिए डेवलप कर पाते हैं। So Jasper says that the search for knowledge will impoverished if there is only philology and no philosophy, only technology but no theory, endless facts but no ideas. ये बहुत ही सुंदर बात है। और जैस्पर कह रहे हैं कि अगर आप केवल मतलब इस तरह से रिसर्च करते हैं कि आप उसको, उसमें ना तो आपने बाहर से प्रॉपर सपोर्ट लिया, आपने अच्छे से लाइब्रेरीज कंसल्ट नहीं की, या आपने लाइब्रेरी तो कंसल्ट की लेकिन आप एक जगे हुए मन से उन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि आप फिर शब्दों का जंजाल आप तैयार कर लेते हैं थीसिस के रूप में, लेकिन उसमें कोई दृष्टि नहीं होती, उसमें कोई फिलॉसफी नहीं होती। आप तकनीक की बात तो कर लेते हैं अगर आप विज्ञान के व्यक्ति हैं, लेकिन आप कोई थ्योरी या सिद्धांत नहीं दे पाते, क्योंकि सिद्धांत देने के लिए आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें अलाइव ढंग से आपको पार्टिसिपेट करना होगा, उन बुक्स को, उन जो भी आप ये सारे करते हैं उसके लिए प्रयोग वगैरह करते हैं। एंड देन इट विल बी एंडलेस फैक्ट्स एंड नो आइडियाज। जैसे सोशल साइंसेस में है, वो एंडलेस फैक्ट्स इकट्ठा कर लेंगे, डाटा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर आइडिया वो नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आ जाती हैं हमारे थीसिस के अंदर, अगर हम उसको सही ढंग से अप्रोच नहीं कर रहे। नाउ ये लास्ट स्लाइड है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले तो आपके रिसर्च की जो शुरुआत होनी चाहिए, इट शुड स्टार्ट विद एन इशू बेस्ड क्वेश्चन। कोई इशू होना चाहिए दिमाग में, और जब तक वो दिमाग में कोई मुद्दा आपके नहीं आ रहा या कोई ऐसा आइडिया नहीं टकरा रहा जिस पर आप काम करना चाहें, जिसको आप जानना चाहें, तब तक आपके सही रिसर्च की शुरुआत नहीं हो सकती।
जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो सकता है जो ये कहे कि उसे रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। और हो सकता है अगर वो एक वास्तविक या ट्रू रिसर्चर है तो शायद वो इस कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना और जानना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर समय बहुत ही रेलेवेंट है। धर्म को माना जाता है कि उसमें एक दूसरे से भाईचारे की बात होती है, एक दूसरे से सामंजस्य के साथ रहने की बात होती है, लेकिन उसी धर्म के नाम पर आपस में टकराहट भी होती है। तो धर्म का वास्तविक एसेंस क्या है, धर्म है क्या, ये जानना, ये एक उत्सुकता एक दर्शन के विद्यार्थी के मन में हो सकती है। और अगर ये वास्तविक उत्कंठा है, उत्सुकता है और उसके साथ वो अपने रिसर्च को शुरू कर रहा है तो निश्चित रूप से वो एक बेहतर ढंग का रिसर्च कर पाएगा। तो या तो आपके दिमाग में कोई इशू बेस्ड क्वेश्चन हो जिससे आप रिसर्च शुरू करें, या फिर आप एक स्थापित मान्यता को चैलेंज करें। बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको आपको लग सकता है कि ये जो चीज है शायद ये इस तरह से नहीं है और आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत ही बहादुरी वाला काम है और उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई ऑलरेडी की हुई होनी चाहिए कि आप उस लेवल पे हो कि आप किसी स्टैब्लिश थ्योरी को चैलेंज कर दें। बट वो भी एक तरीका है। एंड देन हाउ विल यू गो अबाउट इट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप जब अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे। पहले आप इलेबोरेटिव ढंग से जाएंगे, फिर आप इवेलुएट करेंगे, फिर आप एनालाइज करेंगे, फिर आप इवेलुएट करेंगे, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कुछ है उसको भी बताएंगे, समझेंगे। ये सारी चीजें ये मेथड के अंदर आएंगी। और मेथड में यही चीजें होती हैं बेसिकली कि क्या आप कौन से प्राइमरी सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, गांधी जी ने कौन सी मूल किताबें लिखी हैं जहां उन्होंने स्वयं अहिंसा पे कहा है, या फिर ऐसी किताबें जहां गांधी जी की अहिंसा के बारे में किसी दूसरे स्थापित व्यक्ति ने बताया है। फिर उन चीजों को आप एनालाइज करें और उसके बाद उनको आप इवेलुएट करें। तो इस तरह से एक प्रॉपर रिसर्च के लिए आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। और तीन चीजें मुझे लगता है जो जैस्पर कहते हैं कि होनी चाहिए अगर आप एक रिसर्चर हैं। पहला तो यूनिटी ऑफ नॉलेज, और दूसरा साइंटिफिक आउटलुक, और तीसरा लर्निंग टू टेक थिंग्स इन टोटलिटी। यूनिटी ऑफ नॉलेज, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, फिलोसफी हो, मैथमेटिक्स हो, वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर जाकर उनमें एक यूनिटी है। उस यूनिटी को अगर आप महसूस नहीं करेंगे, और धीरे धीरे वो बच्चों में डेवलप हो भी जाती है। जैसे आप बीए में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही जागरूक होते हैं। आप उनको फिलोसफी में पढ़ा रहे हो कोई चीज, तो वो उसको कई बार वो बताते हैं कि मैम ऐसा ही तो हमने कुछ साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था, या सर ने कुछ इस तरह का इकोनॉमिक्स में बताया था। तो ये एक यूनिटी ऑफ नॉलेज जो है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चीजों को जब आप ऊंचाई से देखेंगे ना, तो वो यूनिटी ऑफ नॉलेज का जो भाव है वो आपके अंदर डेवलप होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली साइंटिफिक आउटलुक, आप जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका आउटलुक पूरी तरह साइंटिफिक होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव हो अपने अप्रोच में, अनबायस्ड हो, फ्री ऑफ प्रेजुडिसेस हो, ये बहुत जरूरी है। एंड देन यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक थिंग्स इन टोटलिटी। चीजों को खंडों में ना देखें, और स्पेशली जब आप दर्शन के विद्यार्थी हैं तब तो वैसे भी ये तो दर्शन की विशेषता ही है कि दर्शन चीजों को संपूर्णता में देखता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, इनको अगर हम डेवलप कर सके अपने अंदर, तो शायद एक बेहतर रिसर्चर बन पाए और एक ऐसे रिसर्च को प्रोड्यूस कर सके जो शायद समाज में जिसकी कुछ उपादेयता हो और हमारे काम की कुछ सार्थकता भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है मैंने काफी थोड़ा टाइम ज्यादा ही ले लिया। मैं अपनी बात अब यहाँ खत्म करती हूँ। एंड आई होप कि मैंने जो भी कहा है शायद मैं ठीक से आप लोग तक अपनी बात पहुंचा पाई हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। जो भी बातें आप लोग ने हम लोग को बताई, ये हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और दर्शन शास्त्र के तौर पर तो ये और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। हमारे छात्र कुछ प्रश्न पूछें, उससे पहले मैं जल्दी से एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा जो आपने आज का पूरा लेक्चर दिया। डॉक्टर नंदिनी सिंह मैम ने कैल यास्पर्स के साथ के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर हमारे छात्र और ज़्यादा अभिरुचि रखते हो तो एक बड़ी ही अच्छी किताब है द हाइडेगर यास्पर्स कॉरेस्पॉन्डेंस इन बिटवीन 1920 to 1963, जो कि ह्यूमैनिटी बुक्स से 2003 में पब्लिश हुई।
मैम के डिस्कशन से संबंधित और चीज़ों को जानने के लिए आप इस किताब का सहारा भी ले सकते हैं। मैम ने हमें बताया कि विधि व प्रविधि में हम किस प्रकार से विभेद स्थापित करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य शोध ही है और इसका द्वितीयक उद्देश्य शिक्षण होता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण में समन्वयवादी दृष्टिकोण, सिंथेटिक आउटलुक की चर्चा की, साइंस एंड फिलॉसफी, विज्ञान और दर्शन में एक विभेद स्थापित भी किया और दोनों के बीच में संबंध भी दर्शाया। She tells us that every object at its highest summit becomes the discipline of philosophy. So seeing the thing in its totality becomes quite vital for a philosopher. एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण मैम ने दिया कि अगर हम लोग सड़क पे खड़े होकर किसी इवेंट को देखते हैं तो we become a part and parcel for that. लेकिन अगर हम लोग छत पर खड़े होकर एक निष्पक्ष भाव के साथ उस होने वाले इवेंट, उस विषय वस्तु की विवेचना करने का प्रयास करते हैं तो हम दर्शन कर रहे होते हैं। And in the end, she gives us some characteristic features of the research when she emphasizes that we are working for unity of knowledge, ज्ञान की एकात्मकता, we are working for the scientific outlook, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, and finally as a philosopher, we are looking for the totality of knowledge, समग्रता। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मैम का आज का प्रेजेंटेशन हम लोग के लिए बहुत इनरिचिंग रहा, हमारे ज्ञान को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, हमें प्रोवोक करता है, हमें प्रोवोक करता है ताकि हम और पढ़ें और अलग अलग आयामों से चीज़ों को समझने का प्रयास भी करें। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर राकेश चंद्रा सर, आप अपने एक्सपर्ट कमेंट देना चाहेंगे? वी विल बी ऑब्लाइज्ड। सर आपका माइक म्यूट है। Thank you very much, Dr. Nandini Singh, for your very useful presentation today. मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को दो तीन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो दर्शन के बारे में आपकी क्या दृष्टि है, दूसरी शोध के बारे में आपकी क्या दृष्टि है, और तीसरी दार्शनिक शोध करते हुए आप किस प्रकार का शोध कर रहे हैं, उस शोध के अनुरूप आपको कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यास्पर्स के दर्शन में इतना ज्यादा एम्फेसिस साइंस और ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सैलिटी के ऊपर है। ये मुझे बहुत ज्यादा हैरानी की बात लगी। लेकिन मैं दो तीन चीजें बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा उनके लाभ के लिए। एक तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे एक इसमें तीन चार चीजें हैं जिनको कि आप अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक तो आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आपने यास्पर्स का एक लेख देखा, एक और बहुत ही मशहूर लेख है जो कि माइकल ओकशॉट का लेख है आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हैं। और उसमें ही ये वाली बात आती है कि जब आप किसी सड़क पे खड़े होते हैं तो बीच में घिस जाते हैं, तो आइवरी टावर का जो आइडिया है उसको उन्होंने, क्योंकि सबसे कहा जाता है कि भाई आप आइवरी टावर पे बैठ के कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी डिफेंस ये दी कि आइवरी टावर पे जाने का एक तो आइवरी बड़ी स्ट्रांग होती है, दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप ऊपर से होते हैं तो आप एक विहंगम दृष्टि डाल सकते हैं, नहीं तो जो चीज आपकी नाक के सामने आप उसको उस परे से नहीं देख सकते। इस कारण आइवरी टावर इंटेलेक्चुअल होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। तो ये अपने आप में जनरल ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेजर की जो बात कही जाती है वही बात, और उसके साथ ही विशेष रूप से शोधात्मक ज्ञान के लिए जो लेजर की आवश्यकता होती है वो वाली बात कही गई। हम लोग इस समय क्योंकि 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रत्यय जो कि आज से 19वीं शताब्दी में ज्यादा उनके बारे में कम डिस्कशन था और वो लगता था कि हाँ वो ठीक बात हो रही है, वो अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से नहीं कही जा सकती है। जैसे अब ये बात पूरी कि प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए या साइंस होनी चाहिए, ये बात 21st सेंचुरी में थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। लेकिन आगे चलकर हम बच्चों से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हम दो तीन बातें अभी याद दिला दें। सभी बच्चे जब दर्शन में शोध कर रहे होते हैं तो वो मुख्यतः 4, 5, 6 तरीके की रिसर्च करते हैं। एक, या तो आप किसी स्कॉलर वाइज रिसर्च कर सकते हैं कि आप किसी एक शोध करने वाले व्यक्ति के किसी एक दार्शनिक के ऊपर उसके समग्र वर्क्स के अंतर्गत होने वाली तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, आप किसी एक समस्या के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि वो समस्या के बारे में विभिन्न दार्शनिकों ने इतिहास में क्या क्या बातें कही। और उसका तीसरी, आप एक किसी कंपैरेटिव रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक यास्पर ने क्या कहा और उन्हीं के काउंटर पार्ट जो दूसरे जो
निरीश्वरवादी दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा, तो उनके तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और इन 3 रिसर्चेस के माध्यम से ज्यादातर हम लोग रिसर्च देखते हैं, और इनमें मेथड हम लोग का या तो शुद्धता स्कॉलरली होता है कि उनको देखें, हम प्रॉब्लम को देख रहे हों या फिलोसफर को देख रहे हों या कंपैरेटिव को देख रहे हों, तो हम उस इशू को देखते हैं और उसके साथ रिलेटेड अन्य लोगों ने जो बातें कही हैं उनको देखते हैं और फिर अपनी पोजीशन को बनाते हैं। आपको ये पता ही है कि एक जमाने में लोगों को लगता था कि हम ज्ञान को प्राप्त करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हमें शिवो भूत्वा शिवम भजेत, कि अगर हमें किसी चीज को जानना है तो हमें उसके अंदर जाकर देखना चाहिए। सोशियोलॉजी में भी लोग बाग ये कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी ये कहते हैं कि अगर आप किसी ट्राइब के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उस ट्राइब के साथ जी कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम एक आउटसाइडर के रूप में चीज को देख रहे हैं, कंसेप्चुअली कंप्लीटली हम उसके कॉन्टेक्स्ट को हटा देते हैं। जो फिनोमेनोलॉजी वाले लोग जिसको ब्रैकेटिंग कहते हैं, एनालिटिकल फिलोसफर्स जिसको ये कहते हैं कि प्रेजुडिस अगेंस्ट प्रेजुडिस, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको रिसर्च करनी है। शोध अपने आप में एक हमारे शिक्षण का एसेंशियल हिस्सा है। आपको पता ही है कि बच्चों से भी हम शोध कराते हैं। बच्चों जब स्कूल में जा रहे होते हैं, बच्चे तुमसे कहते हैं कि बेटा आज जब तुम स्कूल में आ रहे थे तो तुम्हें कितनी तरह के पौधे दिखाई दिए थे, क्या तुम उनको ड्रॉ कर सकते हो? फिर अगले दिन पूछते हैं क्या तुम्हें इनमें से किसी का नाम मालूम है? फिर तीसरे दिन उनको बताते हैं उनका नाम और उनसे कहते हैं कि अच्छा जाके इनका परख देखो। तो शोधात्मक पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना तो नर्सरी से लेकर आज तक चलता रहता है। अब पीएचडी के लेवल पर जब हम शोध कर रहे होते हैं तो जैसे नंदिनी जी ने कहा, वहां पर हमारा एकदम केंद्रीय हो जाता है और फिर हम किसी एक विषय के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। और इसीलिए जैसे उन्होंने कहा कि इसको लव फॉर नॉलेज क्योंकि कहा गया और पीएचडी की डिग्री दी गई, तो मोहब्बत के अंतर्गत ये वाला बात उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि मोहब्बत करते समय व्यक्ति को जितनी भावनाएं आती हैं वो सब आपको पीएचडी करने में आती हैं। पहले बहुत एक्साइटमेंट होता है कि क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, रोज किताबें जाके ढूंढिए, उसके साथ जैसे आपको कोई लड़का या लड़की मिलता है तो आपको मिलने में बड़ा मजा आता है, खूब घूमते हैं फिरते हैं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़े दिन बाद आपको लगता है अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या करें। तो वही जैसे आपको प्रेम में होता है वैसे आपको थीसिस में होता है कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने तो बड़ी अपने सर पे कोई बला ले ली, अब क्या करें। फिर आपको लगता है कि अब ले ही ली है तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करें। फिर आप चीजों को देखते हैं कि उसके क्या रेफरेंसेस हैं, उनके सेकेंडरी रेफरेंसेस क्या हैं, उनके सोर्सेज ढूंढते हैं। फिर जैसे प्रेम में भी आपको होता है कि भाई आपके दोस्त ने कहा कि मुझे ये वाला बर्गर खाना है और आपको वो वाला बर्गर नहीं मिला तो आपको बड़ा दुख होता है, पूछते हैं, फिर आप रोने लगते हैं। वैसे ही आपको पीएचडी में भी आपको दुख होगा, आपको रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, आपको दुख होगा, आप रोने लगेंगे। फिर आप मित्रों से सहायता लेंगे, फिर आप सोचेंगे कि भाई मित्रों की सहायता ना लेनी पड़ी तो अच्छा है, लेकिन लेनी ही पड़ेगी। और धीरे 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 करके एक स्टेज आती है जब आपका काम हो जाता है कि भाई अब पूरा हो गया, तो आप काम पूरा कर लेते हैं। जैसे प्रेम में भी हम सोचते हैं कि अब हो गया, अब फाइनल इसके, लेट अस पुट अ सील ऑन इट। और उसके बाद फिर जब वो लिखने की स्टेज होती है, जब लिखने की स्टेज भी होती है, वो अपने आप में बहुत ही तकलीफ देह स्टेज होती है। उसके अंदर आपको उसको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ठीक उसी तरीके से कि जो लोग प्रेम कर रहे होते हैं आगे चलकर जब उनके विवाह हो रहे होते हैं तो फिर उनको काजी बुलाना पड़ता है, मंडप लगाना पड़ता है और उसकी व्यवस्था होती है कि भाई यही मंत्र होंगे, तो आपको कैसे रेफरेंस देना पड़ेगा, कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, वो सब उसके अंदर होता है। तो एक हंसी की ही बात है, लेकिन ये बात सही भी है कि क्योंकि इसका नाम लव है तो इसमें लव की सारे भावनाएं, एक्साइटमेंट, बोर्डम, प्रेशर, फॉर्मलाइजेशन सब आपको करना पड़ेगा। और उसी के बाद फिर आपके ऊपर ये मोहर लगाई जाएगी कि यू रियली गेट अ पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन फिलॉसफी, कि आप इस विषय से सचमुच मोहब्बत करते थे। तो ये एक मोहब्बत का सफर है और मुझे लगता है कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे, इसकी तकलीफों के लिए तैयार भी रहिए। इसमें आपको रोना भी आएगा, खुशी भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप बहुत जैसे आपने देखा कि इसमें जो आप फिलॉसफी के लिए हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि हम लोग एम्पिरिकल मेथड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग मेनली काम डेस्क रिसर्च होता है जिनमें कि हम एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज आर्गुमेंटेशन करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं, एक प्रॉब्लम के अन्य प्रॉब्लम्स के साथ संबंधों को देखने की कोशिश करते हैं, उनका किसी अन्य प्रॉब्लम से संबंध देखने की कोशिश करते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से संबंध अनिवार्य हैं, कौन से आपातिक हैं, और उनमें से जो हमारे लिए सीमित संबंध जिनके ऊपर हम प्रबंध लिख रहे हैं उनको हम पहले रेखांकित कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर हम कर रहे हैं, वैसे तो इसका बहुत बड़ा रेंज है, और उसके ऊपर कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर हम इन 3 सालों के अंतर्गत अध्ययन करके उसको रखते हैं। तो ये आपका एक शुरुआत है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे बड़ा मजा आता है असल में
नंदिनी वाले जनरेशन के लोगों से और आगे के जनरेशन से लोगों से मिलकर, क्योंकि खासतौर से मजे की बात यह है कि विभा जी मेरी भी टीचर थी और इन लोगों की भी टीचर हैं, तो ये एक बहुत मजा आता है कि सबके अनुभव हम लोगों के पिछले जनरेशन के सीखने के क्या रहे. And thank you very much, Nandini, for giving this exposition. And I hope our students will ask many questions. We hope that we will continue to learn, and your support will be with us. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for very learned remarks. We are really encouraged. हमारे स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स हो, सर भी यहाँ पे हैं, मैम भी यहाँ पे हैं, तो आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं. But please try to be quick because ma'am has some other schedule already arranged. So जल्दी से अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए अगर आप लोग के पास हो तो. Ma'am, I have a question. Okay, ma'am, at what point do you think we have to be biased in our research? Like, at what point, like, if we get to the conclusion, do we have to be biased? If in some sort of comparative study, unknowingly we get to be biased to one party. So how do we maintain the thing of that unbiasedness all throughout our research? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुलिका आपका. ये सच है कि आप जब स्पेशली जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो किसी न किसी एक तरफ आपका झुकाव हो ही जाता है, और दैट आई वुड से इज वेरी ह्यूमन. हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम जितना अनबायस्ड हो सके अपनी फीलिंग्स को एक साइड में करके और पूरा ऑब्जेक्टिवली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और थोड़ी हिम्मत करें. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, जब मेरी परवरिश धार्मिक माहौल में हुई और जब मुझे पता चला कि भगवान को तो सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी. और लेकिन फिर उसको एक तटस्थ ढंग से देखने की जरूरत होती है, और वो चीज आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. ये सच है कि आपका झुकाव एक तरफ रहेगा, लेकिन कोशिश करके, हिम्मत करके आप अपने आप को उससे थोड़ा अलग करने की कोशिश अगर करें, और वो इतना शायद मुश्किल नहीं है, क्योंकि रैशनल लेवल पे ठीक है, आज मुझसे कोई पूछे तो मैं उससे लड़ूंगी नहीं कि भगवान है, ठीक है, वो मेरा विश्वास है कि भगवान है. लेकिन अगर आप साइंटिफिक ढंग का आंसर मुझसे चाहेंगे तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, आप उनको प्रूव नहीं कर सकते इस तरह से जो तरीके हैं. तो जब आप पढ़ाई के फील्ड में हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ा हिम्मत करने की जरूरत है और आप अनबायस्ड रहने की कोशिश कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बस थोड़ा वो अटैचमेंट वाली चीज अपनी हटाकर और प्योर रैशनल ढंग से उसको ऑब्जर्व करिए, तो शायद सही नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं. Thank you, ma'am. Thank you. Any other doubt or query? हाँ जी, रश्मि, आप कुछ कह रही हैं? Yes, ma'am. Ma'am, my question is कि you said that every research should start with raising an issue or a question. So, on that research question or the problem, if we don't understand what's going to talk, form a research problem. So how do we take? आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है रशल, बट मुझे ये लग रहा है आप ये जानना चाह रही हैं कि मैंने कहा कि व्हेन वी स्टार्ट द रिसर्च वी शुड स्टार्ट इट विद एन इशू बेस्ड क्वेश्चन. लेकिन जब हमने पढ़ाई की नहीं है अभी, तो हम वो इशू बेस्ड क्वेश्चन के साथ शुरुआत कैसे करें? ऐसा ही. तो मुझे लगता है कि एमए करने तक और फिर ये जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क आपको कराया जाता है, इसमें काफी कुछ आपको 6 महीने के अंदर जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीजें आपको, जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया रिसर्च करने के लिए, उसने मुझसे कहा कि मैम गांधी जी का अहिंसा, इसीलिए आज मैं बार बार वो एग्जाम्पल दे रही थी. उसने कहा मैम आज यूथेनेशिया के ऊपर इतनी बात होती है, मर्सी किलिंग पे बात होती है, गांधी जी अगर होते आज के युग में तो क्या वो इस चीज को एथिकली परमिसिबल मानते कि ये होना चाहिए? ये चीज अभी उस बच्चे ने पढ़ी नहीं है कि गांधी जी होते और क्या होता या जो भी है. खैर अब वो उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये चीज उसके अंदर आई कहाँ से? उसने गांधी जी के अहिंसा के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, फिर आगे चल के उसने अप्लाइड एथिक्स पढ़ा, उसने यूथेनेशिया पढ़ा और मर्सी किलिंग और ये सब पढ़ा. अब वो उसका जो एक थिंकिंग माइंड होता है, जो चीजों को रिलेट करके समझने की कोशिश करता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर वो होते तो वो इसको ओके कहते या नहीं कहते. उसके लिए उसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, गांधी जी के विचारों को, उनके जीवन की घटनाओं को और करीब से देखने की जरूरत है, और तब वो शायद इस आंसर पर एक संभावित ढंग का आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते, एक संभावित आंसर पर ही पहुंचते हैं आप.
वहां पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से वो इशू बेस्ड क्वेश्चन के लिए या एक कुलबुलाहट जो आपके दिमाग में होती है ना, जैसे आप रिलीजन का एग्जाम्पल ले लीजिए। रिलीजन, किसी का रिलीजन ये नहीं कहता कि हमें आपस में लड़ना चाहिए या एक दूसरे को प्यार नहीं करना चाहिए, सब कुछ है, बट उसी रिलीजन को लेके हम कहीं ना कहीं इतने रिजिड हो जाते हैं कि आपस में टकराहट होती है। तो फिलोसॉफिकली आप ये सोच सकते हैं कि एक्चुअली इसका एसेंस क्या है, रिलीजन है क्या। और हो सकता है आपके कोई फेवरेट थिंकर हो जिनको आप पढ़ते हो, समझते हो, तो आप उनके पर्सपेक्टिव में आप रिलीजन को स्टडी करने की कोशिश करें। तो इस तरह का एक कुछ वेग ही सही, लेकिन एक आइडिया तो होना चाहिए, एक कुलबुलाहट तो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके टीचर ने आपको कुछ बता दिया है और आपको उस पर लिखना है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अंदर से वो प्रेरणा होगी कि आप उस पर उतना ज्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे या मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी। वो चीज आपकी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। I hope your queries are solved, students. Okay. So we all would like to thank ma'am for giving time. हमें पता था कि आपका आज का शेड्यूल बिजी है, उसके बावजूद आपने हम लोग के लिए टाइम निकाला। आपने बहुत अच्छे रेफरेंसेस और स्लाइड शो के सहारे हम लोग की नॉलेज को फर्दर इनरिच किया, डेवलप किया और हम लोग को प्रोवोक किया। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस मैम। प्रयास रहेगा, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप दोबारा से हम लोग के पास आएँ, हम लोग को अपना नॉलेज इम्पार्ट करें, एंड सो दैट वी कैन मूव फर्दर इन द रिसर्च वर्क। वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और लखनऊ में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले भी मिल चुकी हूँ एक आध प्रोग्राम्स में, और बहुत ही जागरूक बच्चे हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस सर को मुझे सुनने को मिला, राकेश चंद्रा सर को बहुत दिनों बाद। कितने अच्छे से उन्होंने समराइज किया, मुझे कितनी नई चीजें सुनने को मिली। और आप एज ऑलवेज आप अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप सबको बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।